नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिन्हें लोग कहते हैं कि उनको कांग्रेस का टॉप लीडर इसलिए बनाया गया क्योंकि वो नेहरू और गांधी परिवार से है, जो कि सियासत में पहले से ही काफ़ी पावरफुल रहे हैं। मोदी जी भी अपनी कई रैलीज में अब तक भी राहुल गांधी को शहजादा बुलाते आ रहे हैं। ये शहजादे उनके बॉस हैं। जो क्लियर एक ताना है कि वह बस अपने परिवार की वजह से सियासत में है। अभी कुछ दिन पहले शहजादे यहाँ आए थे। उनकी इमेज पर सबसे बड़ी असर तब पड़ी जब उन्हें पप्पू कहा जाने लगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर स्पीच ट्रोल होने लगी, हर वर्ड पर मीम बनने लगी। मीडिया हो या अपोजिशन, सब ने उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जो काफ़ी इमेच्योर है एंड कभी भी एक लीडर बन ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बालक बुद्धि भी कह दिया था। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। लेकिन तभी आता है साल 2022 और राहुल गांधी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका असर उन्हें 2024 के इलेक्शन में भी दिखता है। और तभी से जनता का बहुत बड़ा तबक्का राहुल गांधी को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहा है। मेरा नाम है आशीष परमार और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास सब कुछ हो, पैसा, शोहरत, दौलत और सबसे ताकतवर परिवार का नाम, वो इंसान भारत का अगला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी का जन्म भारत के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक में हुआ था। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके पिता राजीव गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राहुल गांधी के नसीब में शायद कुछ और ही लिखा था। जिसके पास इतना सब कुछ था वो राजनीति में आने के लिए तैयार ही नहीं था। जी हाँ, राहुल गांधी को शुरुआत में पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ा। और जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आए, अपोनेंट्स के द्वारा सबसे पहला टारगेट उनके माथे पर लगा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का। अब ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होता है? जब एक लीडर के बाद उसकी बेटी, फिर उसका बेटा और फिर उसका पोता भी लीडर बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस परिवार से है, ना कि अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, तो इससे ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं। एंड ऐसा उनको कहने के पीछे कई ऑब्वियस रीजंस थे, क्योंकि राहुल की स्पीच में कई बार गलतियां हो जाती थी। अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। कभी फैक्ट्स को मिक्स कर देते तो कभी कॉन्फिडेंट थोड़ा कम लगता। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। और ये छोटी छोटी बातें 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी के लिए बहुत ही भारी पड़ गई। उनकी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें मिली। ये उनकी पार्टी का इतिहास का सबसे कम सीटों का आंकड़ा था। इतना बड़ा झटका, और इसकी वजह से राहुल अपोजिशन के लीडर भी नहीं बन पाए। अब आते हैं 2019 के इलेक्शन पर। उस वक्त तक नरेंद्र मोदी की इमेज जनता के बीच एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल की हो चुकी थी और उनके सामने राहुल एकदम फीके पड़ चुके थे, क्योंकि जनता के बीच उनकी इमेज बन चुकी थी एक फनी, वीक, कंफ्यूज और हाँ डायनेस्टिक लीडर की। जी हाँ, वंशवाद का टैग उनके माथे से चिपक चुका था और ये सब 2019 के इलेक्शन में भी उनकी पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ गया। अब आया साल 2022, एक ऐसा साल जब भारत की सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। राहुल गांधी, जिन्हें अक्सर लोग कमजोर नेता समझते थे, उन्होंने पूरे भारत में पैदल चलकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय की और सीधे आम लोगों से मिले। मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स, हर वर्ग के लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनके सुख दुख को समझा और इस यात्रा का नाम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रखा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक यात्रा थी या फिर कुछ बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत? इस यात्रा ने लोगों का नज़रिया बदल दिया। जो लोग राहुल गांधी को पहले सीरियस नहीं लेते थे,
वो अब उन्हें गौर से देखने लगे और इसका असर दिखा 2024 की लोकसभा इलेक्शन में और उनकी पार्टी ने जीती 99 सीटें। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी और उनकी पार्टी के नेता जो पहले उन्हें सीरियस नहीं लेते थे वो अब उन्हें एक अपोजिशन के लीडर के रूप में देखने लग गए थे और तभी से जनता का एक बहुत बड़ा तबक्का राहुल गांधी को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी को ग्लोरीफाई करना या फिर किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और ना ही बीजेपी का और ना ही अन्य किसी पार्टी का क्रिटिक। इसे आप एक केस स्टडी समझिए, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी कमियों ने उसे लोगों की एनालिसिस का आसान टारगेट बना लिया था, लेकिन वही इंसान अपनी कमियों से सीखते हुए एक ऐसा कमबैक करता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 9 जून 1970 दिल्ली का होली फैमिली हॉस्पिटल, यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे को गोद में उठाती है उनकी दादी और उस वक्त की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और इस बच्चे का नाम रखा जाता है राहुल गांधी। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। राहुल गांधी का जन्म होता है एक ऐसे परिवार में जहाँ पैसा था, शोहरत थी, दौलत थी, नाम था जो देश के हर कोने में गूंजता था। लेकिन इस नाम के साथ आया एक ऐसा बोझ जिसे शायद ही कोई और बच्चा कभी समझ पाए। एक ऐसा बोझ जो सियासत, जिम्मेदारी और उम्मीदों का नहीं था बल्कि हर कदम पर नजर रखने वाली आम जनता का भी था। राहुल की शुरुआती जिंदगी भी कुछ अलग थी। उनकी स्कूलिंग दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबिया स्कूल में हुई। फिर 1981 में वो देहरादून के दून स्कूल गए, लेकिन यहाँ पर भी वो कोई खास स्टूडेंट्स नहीं थे या वो पढ़ाई करते थे एक आम स्टूडेंट्स की तरह। उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया जाता था। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ आपका आज बल्कि आपका पूरा भविष्य बदल देते हैं और राहुल गांधी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा पल आया। 31 अक्टूबर 1984 एक ऐसा दिन जब भारत ने अपनी मजबूत प्राइम मिनिस्टर को खो दिया। इंदिरा गांधी, राहुल की दादी, अपने ही गार्ड्स के हाथों कर दी गई। उस वक्त राहुल गांधी की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। सोचिए, 14 साल का एक बच्चा जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई हो रही थी, लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी जिनके पास सब कुछ था वो अब एक अनजान खतरे के साथ जीने लगे। उनकी मां सोनिया गांधी इतना डर गई थी कि उन्होंने राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। सोचिए, एक मां का डर कितना गहरा होगा जब वो अपने बच्चों को स्कूल जैसी आम जगह पर भी ना भेज सके। राहुल और उनकी बहन प्रियंका की पढ़ाई अब घर पर ही होने लगी। ना दोस्त, ना बाहर की खुली सड़कें, ना वो बेफिक्री जो एक बच्चे की जिंदगी में होनी चाहिए। उनकी दुनिया सिमटकर एक घर तक रह गई। 1989 माहौल थोड़ा शांत हुआ और राहुल गांधी ने एक नई शुरुआत की। वो दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हिस्ट्री ऑनर्स में। ये वो वक्त था जब राहुल ने इतने बड़े सदमे के बाद फिर से अपनी पढ़ाई की राह पकड़ी थी। दोस्तों, उस वक्त राहुल गांधी की जिंदगी में सब कुछ सामान्य होने लगा था। उन्हें शूटिंग बहुत पसंद थी और उन्होंने नेशनल लेवल पर 4था रैंक भी हासिल किया था। सोचिए, एक ऐसा शौक जो फोकस, डिसिप्लिन और सटीकता सिखाता हो। अब राहुल की जिंदगी एक नॉर्मल ट्रैक पर आ गई थी। उनकी पढ़ाई सही से चल रही थी और खतरे का साया भी कम हो गया था। लेकिन फिर आता है साल 1991। राहुल की जिंदगी में एक और बड़ा झटका। उन्हें पता चलता है कि उनके पिता राजीव गांधी एक ब्लास्ट में मारे गए। उस वक्त राहुल की उम्र सिर्फ 21 साल थी और उन्होंने ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं था, लेकिन इस छोटी सी उम्र में वो 3 ट्रेजेडी फेस कर चुके थे। दोस्तों, राहुल गांधी की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आई। 1980 में जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनके चाचा संजय गांधी का प्लेन क्रैश में निधन हो जाता है। फिर 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर अपने ही गार्ड के हाथों मार दी जाती है। और सबसे बड़ा झटका 1991 में उनके पिता राजीव गांधी का एक ब्लास्ट में निधन हो जाता है। इन 3 घटनाओं ने राहुल को अपनी बहन और अपनी मां के साथ ऐसे सिक्योरिटी के घेरे में कैद कर लिया जहां आज़ादी उन्हें सपना लगने लगी। उसके बाद राहुल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स ने फिर से खेल बिगाड़ दिया। राजीव जी की मौत के बाद उन्हें ट्रांसफ़र होना पड़ा रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में। वहाँ उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर 1995 में वो एमफिल की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए, लेकिन यहाँ भी डर साथ था। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और राहुल गांधी नाम से नहीं बल्कि राहुल विंची के नाम से अपनी पढ़ाई पूरी की। इतने सारे थ्रेड्स और ट्रेजेडी झेलने के बाद
राहुल ने फैसला कर दिया कि वह पॉलिटिक्स में कभी कदम नहीं रखेंगे। लेकिन क्या इतने गहरे घावों के बाद कोई वाकई सियासत से दूर रह पाता? लंदन जाकर उन्होंने मॉनिटर ग्रुप में कंसल्टिंग का काम किया। फिर इंडिया में लौटकर 2002 में एक IIT कंसल्टेंसी फर्म बैंक ऑफ इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई में स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने यूके में भी बैंक्स ऑप्स को लॉन्च किया, जहां वो फॉरेन सप्लायर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करते थे। लेकिन उनकी किस्मत में बिजनेसमैन बनना लिखा ही नहीं था। सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पिता की सीट यानी अमेठी में चुनाव लड़ने को कहा। यह पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम था। यहाँ लोगों को लगता था कि अगर कोई गांधी फैमिली से पॉलिटिक्स में आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी होगी, क्योंकि राहुल तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे। लेकिन यहाँ सोनिया गांधी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में लाकर, और सरप्राइजिंगली राहुल गांधी अमेठी सीट को 1 लाख वोटों से जीत गए और अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, अभी उन्हें कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं मिली। 2004 से 2009 तक उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे सीरियस मुद्दों पर काम किया। इसी साल 2007 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कदम और आगे बढ़ाया और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का चार्ज भी उनके कंधों पर आ गया। यहाँ राहुल स्टूडेंट्स और यूथ के बीच थोड़ा निखरने लगे और यूथ के सपोर्ट से 2009 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी ने पूरे देश में 100 से ज़्यादा रैलियां की। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया और ऐसे ही कई रीजन्स से कांग्रेस ने 206 सीटें जीतकर बड़ा कमबैक किया। साल 2009 राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर का एक खास साल था। इंडियन मीडिया उन्हें यूथ आइकन के तौर पर दिखा रहा था। यहाँ तक कि 2009 में टॉप 10 यूथ आइकन में राहुल गांधी एकलौते पॉलिटिशियन थे। लेकिन दोस्तों, इसी सक्सेस के बीच राहुल गांधी ने एक ऐसी गलती कर दी जो आगे चलकर अपोनेंट्स की सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक्चुअली बात यह है कि जब 2013 में सोशल मीडिया इंडिया में बूम कर रहा था, फेसबुक, ट्विटर का यूज बढ़ रहा था, तभी 5 अप्रैल 2013 में राहुल गांधी ने CII में एक स्पीच दी। वहाँ बिजनेस लीडर्स से भरा माहौल था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी इकोनॉमी, रिफॉर्म्स, कंक्रीट पॉलिसीज पर बात करेंगे, लेकिन राहुल ने ज्यादातर फिलोसॉफिकल और इधर उधर की बातें की। स्पीच में वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी नर्वस लगे और इसी दिन दोस्तों पप्पू CII ट्रेड करने लगा। मीम्स बने, इंडियन मीडिया ने खूब हाईलाइट किया और अपोजिशन की IT सेल ने राहुल को पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए, एक स्पीच ने कितना बड़ा इम्पैक्ट दिया। उनकी शुरुआती स्पीच की गलतियों को जोक बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेड करवाया जाता था। हर स्पीच, हर इंटरव्यू जहां राहुल ने स्पेस लिया या ब्रोकन सेंटेंस बोला, उसे पप्पू टैग लगाकर वायरल कर दिया जाता था। 2013 खत्म होते होते अपोजिशन के नेता भी राहुल को खुलेआम पप्पू कहने लगे। नहीं बनाएंगे पप्पू को। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, और ये सब इतना बढ़ गया था कि 2014 में गूगल पर पप्पू सर्च करने पर भी राहुल गांधी की ही इमेज आती थी। और 2014 के इलेक्शन में भी बीजेपी ने पप्पू वर्ड का खूब इस्तेमाल किया। उनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी कि जहां 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली, वही 2014 में सिर्फ 44 पर ही सिमट गई। ये कांग्रेस पार्टी का सबसे लोएस्ट सीट काउंट का आंकड़ा था। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस के खुद के नेता भी पप्पू नाम से परेशान हो गए। उनमें से एक थे MP के पूर्व राज्यसभा मेंबर गुफरान आजम। उन्होंने सोनिया गांधी को लेटर लिखा और पार्टी की बर्बादी के पीछे का कारण राहुल गांधी को ठहराया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरा लेटर पढ़ सकते हैं। इसके बाद कई और नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं और कुछ नेता तो पार्टी को छोड़कर ही चले जाते हैं। ऑब्वियसली राहुल गांधी ने गलतियां तो की थी और इसकी वजह से उन्हें कई जगह पर जमकर ट्रोल किया गया और इसी वजह से 2014 की हार की जिम्मेदारी राहुल अपने कंधों पर ले रहते हैं। साल 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया और 2019 के इलेक्शन से पहले राहुल ने कैंपेन को एग्रेसिव बनाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से उन पर बैकफायर कर गई। उन्होंने चौकीदार चोर है स्लोगन इस्तेमाल किया और सीधे मोदी जी को टारगेट किया, लेकिन ये स्ट्रेटेजी उन पर उल्टी पड़ गई क्योंकि उस वक्त मोदी की इमेज जनता में एकदम ईमानदार लीडर की थी। बिना स्ट्रॉन्ग प्रूफ के मोदी को बार बार चोर कहना लोगों को पसंद नहीं आया। बीजेपी ने जवाब में मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया और चौकीदार को प्राइड का सिंबल बना दिया।
जो स्लोगन मोदी की इमेज को तोड़ने वाला था, वही स्लोगन उनकी इमेज को और मजबूत कर गया और फिर से एक बार बीजेपी की शानदार जीत हुई। इस हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया। सबको लग रहा था कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। पप्पू का टैग उनके नाम से हमेशा के लिए चिपक गया। लेकिन दोस्तों, ये उनकी कहानी का अंत नहीं था। कुछ दिनों के लिए उन्होंने खुद को स्पॉटलाइट से दूर रखा, लोगों में उनका जिक्र कम होने लगा। मगर पर्दे के पीछे राहुल गांधी में एक ऐसा बदलाव हो रहा था जो उनकी पूरी पहचान और इमेज बदल देगा। सितंबर 2022 कन्याकुमारी में शुरू होता है एक ऐसा अनोखा सफर जिसका नाम होता है भारत जोड़ो यात्रा। व्हाइट टी शर्ट और जॉगर्स में राहुल गांधी ने एक ऐसा कमबैक किया कि आम लोग तो क्या, पॉलिटिशियन भी चौंक गए। न कोई बड़ी स्पीच, न गाड़ियों की रैलियां, बस एक काम किया, 3570 किलोमीटर पैदल चलना। राहुल हर दिन आम लोगों से मिले, किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी जुड़े। उन्होंने डायरेक्ट लोगों से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, उनके सुख दुख को समझा। उन्होंने एक स्लोगन बनाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जिसका फोकस यूनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेकुलरिज्म, इन्फ्लेशन और सोशल हार्मोनी पर था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था दोस्तों, राहुल के करियर का टर्निंग पॉइंट था। फार्मर्स के साथ खेतों में बैठना, स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वर्कर्स के साथ रोड पर चाय पीना, रोड साइड पर हेयर कट करवाना, ये सब उनकी लीडरशिप साइड दिखा रहा था। 137 दिन, 12 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज, 3570 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र और लोगों के सुख दुख सुनना, ये सब कुछ पप्पू नाम को रिब्रेट करने में बड़ी मदद कर रहा था। और अब यात्रा का असर ग्राउंड पर दिखने लगा। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में कांग्रेस ने मेजोरिटी हासिल की। कर्नाटक और तेलंगाना में भी शानदार जीत हुई। जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ गया। इसके बाद राहुल गांधी ने ईस्ट टू वेस्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पूरी की। कर्नाटक से महाराष्ट्र तक का सफर। फिर आया 2024 का लोकसभा इलेक्शन, जहां 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई थी, 2019 में 52, वहीं 2024 में 99 सीट्स लेकर आए। हालांकि कांग्रेस और उनका इंडिया अलायंस सत्ता को हासिल नहीं कर पाया, बट बीजेपी जैसी स्ट्रॉन्ग पार्टी का वोट शेयर उन्होंने बहुत कम कर दिया था। राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाया गया। एक के बाद एक उनकी दमदार स्पीचेस वायरल हुई और जनता के बीच उनका पॉजिटिव ओपिनियन बनने लगा। इतना सपोर्ट मिलने से राहुल में नया कॉन्फिडेंट आ गया। सरकार से सवाल पूछने लगे, क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा कमबैक। और अब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि बड़े बड़े तो छोड़ो, टीन एजर्स में भी उनकी चर्चा होने लगी। अगस्त 2025 में उन्होंने पूरे एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की वोट चोरी प्रोसेस को डीपली एक्सप्लेन किया। इससे कांग्रेस को इतना फायदा हुआ कि रातों रात कांग्रेस के सपोर्टर्स बढ़ने लगे। सोशल मीडिया फॉलोअर्स में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई और वो राहुल गांधी, जिन्हें कल तक पप्पू कहा जाता था, उन्हें जनता सीरियस लीडर और अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने लग गई है। इन एविडेंस ने उन्हें फिर से हेडलाइंस का सेंटर बना दिया। पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है, उनकी मैच्योरिटी ज़्यादा सीरियस लग रही है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या ये कमबैक सिर्फ इतना ही रहेगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट की कमी महसूस करते हो और आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला वीडियो। इस कहानी में जूलियन नाम की एक लड़की होती है जो प्लेन से 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरती है, और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर जंगल और सबसे डरावने जंगल अमेज़न जंगल में। लेकिन फिर भी ये छोटी सी बच्ची अपने आप को सर्वाइव कर पाती है और कड़ी मेहनत के बाद अपने आप को बचा लेती है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये एकदम रियल स्टोरी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।